इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे भाग 2, जिसमें हम पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों के बारे में पढ़ेंगे कि पठारों में किसकी जीवन कैसे बीतती थी। मैदानों जितने भी इलाके थे, मैदानी इलाका, उसमें चरवाहों की स्थिति कैसी थी और रेगिस्तान में कैसा था। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धांगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। कौन सा? धांगर महाराष्ट्र में है वो लोग, एकदम जाना माना चरवाहा समुदाय आज भी उनका है। 20वीं सदी के शुरुआत में इन समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। इन चरवाहों की आबादी जो था 4,67,000 उस समय इन लोगों की आबादी थी। उनमें से ज्यादातर गरड़िए और चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, कंबल चादर बनाकर लोगों को बेचते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धांधर गरड़िया बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठार में रहते थे। जितने भी धांधर समुदाय के लोग थे, वो जब बरसात आता था तो महाराष्ट्र के मध्य में जाकर, महाराष्ट्र के मध्य में आप जाओगे तो वहां पर पठारी ही इलाका है पूरा, तो वहां पर रह जाते थे। यह एक अर्धशुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। आज भी महाराष्ट्र के आप किसी भी इलाके में चल जाओ तो आपकी बिल्डिंग से ज्यादा वहां पर जंगल वंगल दिखेगा, लेकिन अब टाउन में जाओगे तो वहां पर तो बिल्डिंगें दिखेगी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां होती थी, केवल कटीली झाड़ियां। बाजरे जैसे सूखे फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं लगता था, और बाजरे के अलावा वहां पर कुछ नहीं लगता था। मानसून में यह पट्टी धांगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे। बाजरा, जिस तरह हम रोटी खाते हैं उस तरह बाजरा का रोटी बनता था, बाजरा का चावल जैसा भी बनता था, बाजरा का दड़ी, उसको भी खाया जाता है। तब बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। फिर अलग चरागाहों के तलाश में, हरियाली के तलाश में वे पश्चिम की तरफ चले जाते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद, 1 महीना पैदल चलने के बाद, वे अपने रेवरों के साथ कोकन के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। कोकन महाराष्ट्र में ही पड़ता है, वहां पर ये लोग डेरा डालते थे। पालमपुर, नासिक, पुणे और कानपुर, नागपुर, ये सब क्या था? सब जंगलों का इलाका था, बहुत बड़ा बड़ा इलाका। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोकनी किसान, जितने भी कोकनी किसान थे, तो कोकनी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोल कर स्वागत करते थे। जितने भी कोकिन समुदाय के लोग थे, वहां गांव के लोग थे, वे लोग किसान लोग दिल खोल कर चरवाहों का स्वागत करते थे। जिस समय धांगर कोकन पहुंचते थे, उसी समय कोकन के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था, और उसी समय ये लोग समुदाय वहां पर जाकर पहुंचते थे। कौन समुदाय पहुंचते थे? धंगर समुदाय के लोग वहां पर पहुंचते थे। यह आप चित्र देखो, चित्र 5। पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चढ़ते राइका समुदाय के ऊंट, ये राइका समुदाय के ऊंट होते थे। राइका रेगिस्तान के नाम से पड़ा था, इन्हीं लोगों के नाम से उस जगह को रेगिस्तान बोलते थे। और रेगिस्तान के बाद राजस्थान के नाम इसको विख्यात कर दिया गया। नहीं तो पहले तो राजस्थान में तो कई रजवाड़े थे, अलग अलग बटा हुआ था। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ऊंट कुछ भी खा लेगा, वो जंगल झाड़ी कुछ भी खा सकता है, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चरना पड़ता है। देखो किस तरह चर रहे हैं। ये लोग एक बार पानी पी लिया तो समझ लो क्या
लंबे समय के लिए फुर्सत हो गया। नए शब्द, रबी। रबी का मतलब होता है जाड़ों की फसलें कटाई मार्च के, मतलब जाड़े में बोया हुआ फसल को रबी बोलते हैं। खरीफ जो बरसात के मौसम मतलब सितंबर से अक्टूबर में कटने वाली हो, जो आपको गर्मी में बोया जाएगा और सितंबर अक्टूबर में उसको काट लिया जाएगा। ठूंठ, और बरसात के महीने में जब फसल जो लगता है वो आपको जाकर जाड़े के बाद कटता है। ठूंठ, पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाला उनकी जड़, उसी को ठूंठ, उसको क्या बोलते हैं, उसको खूंटी के नाम से जाना जाता है। अपने यूपी बिहार नॉर्मल इलाका जो मैदानी इलाका है वहां पर खूंटी बोलते हैं। यूपी बिहार हरियाणा पंजाब यहाँ पर खूंटी बोलते हैं। इधर चल जाओ छत्तीसगढ़ में चल जाओ तो वही हाल है, ओडिशा में चल जाओ वही, तेलंगाना में चल जाओ, मध्य प्रदेश में चल जाओ तो खूंटी ही बोला जाता है। धांधरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूठों को खाते थे। जो खेत में ठूठ बच जाते थे उसको ये लोग खा जाते थे जानवर, और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी, और गोबर जो होता था उससे खाद मिल जाता था। कोकनी किसान धांगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। क्योंकि वहां पर तो अलग अलग इधर से लोग उधर जाएंगे तो कहाँ बोने का फुर्सत, 6 महीना रुकना पड़ता है, 5 महीना। मानसून की बारिश शुरू होते ही धांगर कोकन और तटीय इलाके छोड़कर, जैसे बरसात चालू होगा तो धांगर समुदाय के लोग कोकन को और तटीय इलाकों को छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे। जहां से आए हैं वहां पर लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीली मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और जितनी भी भीड़ है वो बरसात के मौसम में नहीं रुक सकती है, उनको गर्मी वाला ही मौसम चाहिए। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से पत्थरों से अटे पड़े हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी अब जाओगे, केरल में भी जाओगे तो वहां पर पठारी इलाका है जहां पर घास वगैरह जड़ी बूटी ये सब जंगल पटाई मिल जाते हैं, मतलब जानवरों खाने लायक सब चीज वहां पर उपलब्ध है। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़ड़ियों का ही बसेरा रहता है। ये लोग उधर रहते हैं, मवेशी लोग, भेड़ बकरी वाले बकरवाल, चाहे गड़ड़िया समुदाय के लोग, इन्हीं लोग का वहां पर बसेरा अधिक पाया जाता है। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, और गोल्ला समुदाय के लोग वहां पर गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुर्बा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। वहां पर कुरमा, जिसको आज कुर्मी के नाम से बोलते हैं, और जिसको कुर्बा बोलते हैं उसको नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, तो वो छोड़ो। कुरमा और कुर्बा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बने कंबल बेचते थे, और हाथ से जो कंबल बनाते थे वो बेचते थे ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी ढूंढ लेते थे, और ढूंढ कर वो काम धंधे भी करते थे, क्योंकि केवल इसी से काम पेट उठ थोड़े भरने वाला है। पहाड़ी चरवाहों, जितने भी पहाड़ पर चरवाहे रहते थे, तब पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी के तय नहीं होता था। जो मैदानी इलाका में रहता था ये नहीं देखता था कि सर्दी गर्मी हुआ कि नहीं हुआ। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। जहां बरसात सूखा हुआ निकल जाओ वहां से। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे जहां भी तटीय इलाका है, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चलाते थे। बरसात होता था तो फिर वापस आ जाते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदलीय हालात पैदा हो जाते थे वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। जैसे बरसात के समय दलदली इलाका, गीले इलाके आते थे, उसमें केवल भैंस ही
मतलब रह पाती थी, वही उन्हीं को राज आता था ऐसा एरिया। आज भी अब देखोगे गांव में जाकर तो भैंस पार्क में ही दिखेगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गाय पार्क में नहीं दिखेगी, घोड़ा पार्क में नहीं दिखेगा, गधा पार्क में नहीं दिखेगा, बाकी सब जानवर पार्क में नहीं दिखेगा, वो सब साफ रहता है। भैंस भैंस है भैया, इसलिए भैंस बोलते हैं उसको। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था, और ऐसा जब माहौल आता है तो बाकी जानवरों को सूखा पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी होता है, जहां पर मौसम उतना बिगड़ा हुआ ना हो। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। बंजारे अभी भी हैं, बहुत कम हो गए हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेच कर जाते थे। और ये लोग जाते थे तो गाय भैंस, गधा, घोड़ा, बकरा, बकरी ये सब बेचते आते थे, जो उनको खेती में सहायता दे सके, मदद कर सके। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में जाते। वो जहां भी जाते अपने जानवरों को पेट भरने के लिए ही जाते थे, कि जहां पर अच्छा घास वगैरह मिल सके वहीं पर जाते थे। स्रोत ग देखो यार, नींद लगता है ये सब पढ़ाई पढ़ने में, इतिहास पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, नींद लगेगा। नींद को कोई रोक नहीं सकता है, नींद लगना ही लगना है। मैं तो कभी कभी सो जाता हूँ, पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते सो जाता हूँ। लेकिन आप लोगों को पता चला, आप लोग ध्यान से देखोगे ना वीडियो को, तब मालूम चलेगा कि हम पढ़ाते पढ़ाते भी सो जाते हैं। लेकिन बहुत कम वीडियो में दिखेगा, एक आधे वीडियो होगा जिसमें ये दिखेगा कि हम पढ़ाते पढ़ाते सो गए हैं। मतलब थोड़ा सा टॉपिक से भटक जाते हैं, दूसरा चीज बताने लगते हैं, सपना दिखाने लगते हैं। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों में हमें चरवाहा समुदायों की जिंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान, मैसूर कर्नाटक के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। कौन किया था? 19वीं सदी के शुरुआत में बुकानन ने किया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा, उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दूध उत्पादन बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं, एक एक घर में 7-7 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते हैं। कुछ हर लोगों का अलग अलग बांटा गया है कि समुदाय तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमको वो करना है, बाकी कुछ नहीं। राजस्थान के रेगिस्तान में रायका समुदाय रहता था। इसके इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि इस इलाके में बारिश था, राजस्थान में बारिश भूल जाओ, होती भी थी तो बहुत कम होती थी बारिश। इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे, क्योंकि उनको तो अपने जानवर का पेट भी भरना था ना। ऊंट को सांप खिलाया जाता है, क्योंकि उनको एक बीमारी होता है, अगर सांप खाते हैं तो उनके जहर की वजह से उनका बीमारी खत्म हो जाता है। तो ये सांप को आसानी से खा सकते हैं, आसानी से खाकर पचा सकते हैं, हड्डी सही से खा जाएंगे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांवों में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वही चारा मिल जाता था, क्योंकि उस समय थोड़ा बरसात का इलाका था इसलिए। पर अक्टूबर आते आते, क्योंकि ये इलाका कब था? बरसात का। अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में
दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे, क्योंकि अगला बरसात होगा तो फिर वापस आएंगे। राइकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। एक तबका ऊंट पालता था तो बाकी सब भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चारागाह समुदायों की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी, क्योंकि ये लोग बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ते थे कि हमें कहाँ पर खाने योग्य सामान मिलेगा। ये चित्र 6 देखिए, अपने ऊंट के साथ एक ऊंट पालक। उधर के लोग टोपी पहनते थे कि धूप से बचे, उजला कपड़ा पहनते थे कि सूरज के किरण जो परे रिफ्लेक्ट करके चला जाए, शरीर पर असर ना करे। दाढ़ी रखते थे कि पसीना जो हो बह के निकल जाए। यह राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार रेगिस्तान का है। ये चित्र थार रेगिस्तान का है, क्योंकि जैसलमेर में ही थार रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊंट पालकों को मारू रेगिस्तान, राइका और उनकी बस्ती को ढंडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डंडी कहा जाता था। उन्हें ये देख सकते हैं किस तरह उधर के लोग अपना अपना सब समुदाय लेकर ऊंट लेकर रहते थे। बाद में इन लोगों का मतलब जनसंख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, जिसके तहत बंजारा भी इसमें मिल जाता था, जिसके वजह से औपनिवेशिक सरकार आया तो इन लोगों पर बहुत अत्याचार कर दिया। तो ये लोग मतलब इधर उधर भटक नहीं सकते थे, नहीं तो आज आप लोगों को डर रहता कि मेरा सब फसल बर्बाद हो गया, ये वो सब आप लोग सोचने लगते हैं। चित्र 7, पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा स्थित ऊंट मेला। ये बालोतरा ऊंट मेला है। यहाँ पर लोग ऊंट खरीदने आते थे, सामान खरीदने आते थे। जब ऊंट मेला है तो सामान भी बिकेगा। यहाँ पर बैल भी बिकते थे, गाय भी बिकता था, बकरी भी बिकेगा, बोका भी बिकेगा, भेड़ भी बिकेगी, भेड़ा भी बिकेगा, मतलब सब यहाँ पर बिकते थे। पश्चिमी राजस्थान में ये मेला, ऊंट पालक यहाँ ऊंटों की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। मेले में मरू राइका ऊंटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते हैं कि हमने ऊंट को कितना प्रशिक्षण दिया है। इस मेले में गुज्जर से घोड़े भी लाए जाते थे और ये जो मेला था, गुजरात से घोड़ा भी यहाँ पर आता था बिकने के लिए और खूब बड़े पैमाने पर यहाँ पर बिक्री होती थी। अपने भी गांव में, यूपी बिहार में क्या बैलों का मेला नहीं लगता था, लेकिन आजकल बैलों का इस्तेमाल हो नहीं रहा है तो लोग बैलों को मार देते हैं, चाहे रोड पर फेंक देंगे, रोड पर एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा। उन्हें इस बात की हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवर एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं, सोचना पड़ता था, और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों में गुजरने की छूट मिल पाएगी। यह भी उन लोगों को सोचना पड़ता था कि वो कौन सा इलाका है जहां से गुजरे तो किसी को दिक्कत नहीं हो सके। बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि कहीं से हमको कहाँ निकलना है और किन इलाकों से नहीं निकलना है। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांवों के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चढ़ सकें और उनको उपजाऊ बनाते चले। और वो लोग किसानों के जमीन को भी उपजाऊ बनाते चलते थे, क्योंकि इन लोगों के पास बड़े पैमाने पर जानवर होते थे। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे, क्योंकि रोजी रोटी बहुत बड़ा चीज होता है भैया। तो रोजी रोटी के चलते, गुजारा करने के चलते वो लोग खेती भी करते थे, व्यापार भी करते थे और चरवाही का भी पूरा ध्यान रखते थे। आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी अंग्रेजों के जमाने में चरगाहों का जो जीवन था उस पर किस तरह बदलाव आया था। ये इलाका अब देख सकते हैं, ये पुस्कार का ऊंट मेला है। पुस्कार में ऊंट मेला लगता था,
तो ऐसा ही लोग जाकर वहां पर बैठते थे और ऊंट का व्यापार करते थे। ये इलाका देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, ये लोग कुछ बताए हुए हैं। मरु रायकाओं की वंशावली बताने वाले, ये मरु रायका जितने भी थे उनके वंशवाली, मतलब उनके वंश में कैसे कैसे लोग होते थे उनके बारे में ये लोग बताते थे। वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता था। इस तरह की मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदायों को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है, जिसके बारे में ये लोग आसानी से बताते थे। उधर के लोग देखो जूती और लाठी, जूती चप्पल ही लोग पहनते हैं, चप्पल तो बाद में आया। पहले उधर के लोग चमड़ा का जूती पहनते थे, उसमें तेल डालकर, सांडा का तेल, लेडी का तेल डालकर, सांडा का तेल, लेडी का तेल, करवैनी का तेल, राई का तेल, चावल का तेल, सरसों का तेल, तोड़ी का तेल, सोयाबीन का तेल, सब तेल हिंदुस्तान में मिलता था, निकालते थे लोग। ये देखो किस तरह जंगल से भेड़ बकरी को लेकर आता है चराते हुए इधर के लोग। चरागाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाह, इनका नाम मालधारी चरवाह है। मालधारी चरवाह उनके गांव कच्छ की रन में स्थित है, और गुजरात में जो कच्छ इलाका है वहां पर कच्छ में रन एक गांव है, उधर ही इनका गांव, मतलब कच्छ के ऋण में इनका गांव है, रन में। अगले भाग में पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन और चरागाहों का जीवन कैसे प्रभावित होता है उसके बारे में, भाग 3 में। तो आपको कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।